ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दुग्ध विज्ञान के बारे में। दुग्ध विज्ञान से संबंधित क्या क्या प्रश्न आते हैं, दुग्ध विज्ञान का क्या महत्व है, दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, अवयव अपने लिए क्या लाभदायक है, अपने लिए क्या हानिकारक है, दूध का उपयोग किन किन उत्पाद बनाने में किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं तो दुग्ध विज्ञान डेयरी केमिस्ट्री जो 12th क्लास है उसमें केमिस्ट्री के अंदर भी एक चैप्टर है। नॉर्मल अगर जेट, ICR, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पशुधन परिचर, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट है तो वो डेयरी है। आजकल कहीं सारे प्रश्न डेयरी के अंदर से पूछे जाने लगे। जैसे नॉर्मली अभी 2-3 एग्जामों से लास्ट एग्जामों में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, टोंड दूध में, डबल टोंड में और मानवीकृत दूध में वसा और SNF की मात्रा कई बार एग्जाम अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया था, तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दुग्ध विज्ञान। दुग्ध विज्ञान देखो, उससे पहले आप एक टेस्ट सीरीज के बारे में देखिए। पशुपालन के संपूर्ण वीडियो, जितने भी पशुपालन के सारे वीडियो जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आते हैं, AAO में आते हैं, जेट में आते हैं, ICR, पशुधन परिचर, इन सभी जो एग्जामों में आते हैं वो सारे के सारे पशुपालन से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो आपको उसके नोट्स मिलेंगे, पर टॉपिक के ऑप्शनल प्रश्न मिलेंगे और जितने भी टॉपिक उसके अंदर है, माना उसके अंदर 25-30 टॉपिक है और 25 से 30 टॉपिकों का ऑप्शनल जो प्रश्न है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो आप अनलिमिटेड टाइम तक दे सकते हो। एक पेपर को आप आपकी इच्छा हो जितनी बार आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मात्र मिल रहा है आपको 499 रुपए में। अगर आपको वीडियो की डेमो क्लास देखनी है तो आप यूट्यूब चैनल पे भी, अपना चैनल है ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर करके, तो वहां पे भी आप देख सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर आप डेमो क्लास देख सकते हो। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दुग्ध विज्ञान। सबसे पहले देखो, दुग्ध विज्ञान की परिभाषा आनी चाहिए अपन को। तो देखो, ये कृषि विज्ञान नहीं, देखो कृषि विज्ञान के अंदर पशुपालन विज्ञान आया। अब अपन बात कर रहे हैं दुग्ध विज्ञान की, तो यानी कि पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दूध से संबंधित संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे नॉर्मल घी कैसे बनाया जाता है, दही कैसे बनाया जाता है, खोआ कैसे बनाया जाता है, पनीर को कैसे बनाया जाता है, आदि उत्पादों के बारे में भी अध्ययन करना है। दूध का क्या महत्व है, उसमें क्या उत्पाद बन रहे थे, उन उत्पादों का क्या प्रयोग था, किससे बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, उन सब चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहला रहा है, दुग्ध विज्ञान कहला रहा है। उसके बाद आप आगे देखिए, सबसे पहले 2 चीजें होती है, एक होता है खीस और एक होता है दूध। 2 चीजें होती हैं जो जानवरों के थनों से स्रावित होती है, दूध होता है और एक होता है खीस। सबसे पहले बात करते हैं दूध, ये खीस क्या होता है। 2 चीजें हो गई अपने पास, एक खीस आ गया, एक अपने पास दूध आ गया। तो खीस में ये कि मादा पशुओं में प्रसव के बाद, मादा पशुओं का प्रसव तो हो चुका है, प्रसव के बाद लेकिन 48 से 72 घंटे के अंदर थनों से स्रावित होने वाला हल्का गाढ़ा पीले रंग का तरल पदार्थ क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। मादा पशु का प्रसव हो चुका है लेकिन प्रसव के तो बाद, लेकिन 48 से 72 घंटे के पहले। देखो, मादा पशुओं में प्रसव के 48 से 72 घंटे के भीतर थनों से स्रावित होने वाला हल्का पीला गाढ़े रंग का जो तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। देखो, सबसे पहली बात 2 चीजें याद रखनी है कि मादा पशुओं में प्रसव तो हो चुका है, प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के भीतर, यानी कि लगभग आप 3 से 4 दिन भी मान सकते हो, 3 से 4 दिन के भीतर जो थनों से स्रावित होने वाला हल्का गाढ़ा पीले रंग का जो तरल पदार्थ होता है वो कहलाता है खीस। अब अगर मैं बात करता हूं दूध की परिभाषा की, जो आगे आएगी, ये दूध की परिभाषा। तो दूध की परिभाषा क्या होगी कि मादा पशुओं में प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के बाद, क्योंकि प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर यानी 3 से 4 दिन तो खीस का स्रावित हो रहा था, तो मादा पशुओं में प्रसव के 48 से 72 घंटे के बाद थनों से स्रावित होने वाला तरल पदार्थ क्या कहलाता है, दूध कहलाता है। मादा पशुओं में प्रसव के 48 से 72 घंटे के बाद थनों से स्रावित होने वाला तरल पदार्थ दूध कहलाता है। अब देखो, कई बार एग्जामों में आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा कि किसी में क्या मिलेगा। तो नॉर्मल जो होता है, जो खीस स्त्राव का जो समय होता है, यानी जो खीस कितने समय तक स्रावित होता है, तो खीस स्त्राव का जो समय होता है तो मादा पशु के प्रसव के 3 से 4 दिन या 3 से 5 दिन, इससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जो मान के चलो कि जो टॉपेस्ट बुक है,
जो टॉप बुक है उनके अंदर, ऑथेंटिक बुक है उनके अंदर, सबके अंदर यही लिखा हुआ है, डेयरी केमिस्ट्री में भी यही लिखा हुआ है लगभग कि 3 से 5 दिन, यानी प्रसव के बाद 3 से 5 दिन के अंदर जो थनों से स्रावित होता है वो कहलाता है खीस, और उसके बाद 48 से 72 घंटे ज्यादा आता है और उसके बाद धीरे 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 कम होके और अंत में बिल्कुल बंद होके दूध स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली अगर अपन बात करते हैं तो प्रसव के 48 से 72 घंटे लगभग 2-3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर ही ज्यादा स्रावित होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्रसव के बाद 48 से 72 घंटे के अंदर तो खीस कहलाया और उसके बाद में क्या कहलाया, दूध कहलाया। तो मादा पशुओं में प्रसव के 48 से 72 घंटे के बाद थनों से स्रावित होने वाला तरल पदार्थ दूध कहलाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में, जैसे अगर अपन 11th-12th के हिसाब से बात करते हैं तो 12th क्लास में इसका दूध की परिभाषा पूछ ली जाती है और खीस की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखो, खीस क्या होता क्या है, खीस पिलाने से बच्चे को हो क्या रहा है, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। देखो सबसे पहली बात यही है कि मादा पशु में जो नवजात जो बच्चा होता है उसके जन्म के बाद तुरंत सबसे पहले अगर उसे कोई चीज पिलाई जाती है तो वो होता है खीस। सर्वप्रथम उसे खीस पिलाया जाता है, यानी मादा पशु के प्रसव के 1 से 2 घंटे के भीतर उसे खीस पिला देना चाहिए। खीस नवजात बछड़े में, देखो खीस एक विरेचक होता है, दस्तावर का भी काम करता है, और खीस नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि खीस के अंदर सभी प्रकार के भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। अगर अपन अभी बात करते हैं लोहा, दूध में लोहा नामक पोषक तत्व की कमी होती है, वैसे बकरी के दूध में ज्यादा होता है, लेकिन खीस की तुलना अगर अपन करते हैं तो सामान्य दूध की अपेक्षा 17 गुना लोहा अधिक पाया जाता है। तो अपन देखते हैं कि नवजात बछड़े में देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। खीस का अगर अपन पीएच मान करते हैं तो 5.4, देखो 3-4 पीएच मान है जो तो फेमस है, एक खीस का पूछा 5.4, दूध का पूछ देता तो 6.4 से 6.7 और रक्त का पूछ देता तो 7.4। सामान्य दूध की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी 6.4 से 6.7 होता है, यानी 7 से नीचे तो अम्लीय। लेकिन जो बकरी का दूध होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, यानी कि 7 से ज्यादा होती है, तो लगभग 7.2 या 7.3 के आसपास होता है। खीस का पीएच मान हो गया 5.4। खीस में जो अम्लता होती है वो होती है 0.20 से 0.40। याद रखना खीस में अम्लता पूछी जाती है, जैसे नॉर्मली दूध में होती है 0.12 से लेकर 0.14 होती है। नॉर्मल दूध की अगर अपन बात करते हैं तो 0.12 से 0.14 होती है, लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो खीस में जो अम्लता होती है 0.20 से 0.40। उसके बाद खीस में विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए घी में सबसे ज्यादा कौन सा, तो उसमें भी विटामिन होता है। खीस में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसके अंदर भी विटामिन ए होता है। खीस में दूध की अपेक्षा 17 गुना लोहा अधिक पाया जाता है। मैंने आपसे कहा था अभी कि नॉर्मल जो दूध होता है उसमें लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा कम होती है, लेकिन जो खीस होता है खीस के अंदर लोहा 17 गुना अधिक पाया जाता है, जैसा कि खीस में दूध की अपेक्षा 17 गुना लोहा अधिक पाया जाता है। उसके बाद अगले वाले देखिए, देखो मैंने आपको बताया प्रसव के बाद नवजात बच्चे को सर्वप्रथम खीस पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? खीस पिलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नवजात बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पिलाते हैं, खीस पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं या ऑयल पिलाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए खीस पिलाते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर खीस पिला दोगे। उसके बाद नवजात बच्चे को शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाया जाता है। कितना पिलाओगे? 1/10 भाग आ जाए या 10% आ जाए। और कई बार तो ऐसे भी पूछा गया था कि बेड और बकरी के बच्चे को, ऐसे पूछा गया था एग्जाम में, जैसे बेड के बच्चे को प्रसव के बाद कितने समय तक दूध पिलाते हैं, तो 12 सप्ताह तक पिलाते हैं। तो एक प्रश्न तो ये भी आया हुआ है। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है कई बार एग्जामों में कि बकरी का जो बच्चा होता है उसे प्रति किलो आप कितना दूध पिलाओगे, खीस पिलाओगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो आपसे प्रति किलो पूछ रहा है, यानी 1000 ग्राम पे पूछ रहा है, प्रति किलो पूछ रहा है, यानी 1000 ग्राम पे पूछ रहा है, तो आपको उस पे करना है 1/10, यानी कि 100 ml पिलाओगे तो 100 ml प्रति किलो हो जाएगा। तो उसमें आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं कि अधिक खीस अगर आप पिलाओगे तो उसको रोग हो जाएगा काफ स्कोरर। काफ स्कोरर में ये होता है कि ये दस्त लग जाते हैं। एक चीज समझने की कोशिश कर, दस्त लग जाते हैं, सफेद रंग के दस्त होते हैं और तेज, यानी कि यूं मान के चलो जिसे पूकना, रिंडरपेस्ट बीमारी में आपने नाम सुना होगा, पानी जैसे ही दस्त आते हैं, पिचकारी के समान जैसे वो गिराता है, तो वैसे पूरा
गिराता रहता है व्हाइट कलर का। खीस मृदु रेचक और दस्तावर होता है। मैंने आपसे कहा कि खीस पिलाते हैं उसका पेट पूरा साफ हो जाता है, तो ये विरेचक और दस्तावर का काम भी करता है। विरेचक और दस्तावर उन औषधियों, देखो विरेचक और जो दस्तावर होती है एक औषधियां, वे औषधियां जो क्या काम करती है, पेट को साफ करने का काम करती है। ऐसे मान लिया गोबर को अधिक मात्रा में पतला करके शरीर से बाहर निकालती है, पेट को साफ करने का काम करती है, तो ये होगी विरेचक और दस्तावर होगी। नवजात बछड़े में खीस पेट साफ करने का काम करता है। देखो नवजात बछड़े को जब आप खीस पिलाओगे तो उसका पूरा पेट साफ हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ी रही है, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि वो मृदु रेचक विरेचक है, तो यानी कि पाचक क्षमता को भी बढ़ा रहा है और पूरी तरीके से उसका पेट साफ हो जाएगा। तो ये चीज देखो, प्रसव के बाद नवजात बच्चे को सर्वप्रथम खीस पिलाया। नवजात बच्चे को प्रसव के बाद 1 से 2 घंटे के भीतर आपको खीस पिला देना है। नवजात बच्चे को शरीर भार का 1/10 ही खीस पिलाना है। अगर आप ज्यादा खीस पिला दोगे तो काप स्कोरर रोग हो जाएगा। काप स्कोरर का मतलब होता है उसको दस्त लग जाएंगे। खीस एक मृदु रेचक होता है और दस्तावर होता है। बात करते हैं नवजात बच्चे में खीस पेट साफ करने का काम भी करता है। उसके बाद आगे देखिए, देखो दूध को संपूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा दी जाती है क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। देखो दूध को संपूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा देती है क्योंकि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखो नॉर्मली ऐसा कोई सा भी पोषक तत्व नहीं होता जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता। आप ये भी नहीं कह सकते कि लोहा नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। दूध दूध ही होता है, यानी यहाँ पे जो परिभाषा बोली गई है वो पर्टिकुलर दूध की बोली गई है। आप कहो कि नहीं सर दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, पाया तो जाता है क्योंकि अम्लता है, यानी विटामिन सी तो हल्का सा तो होगा, यानी 0.12 से 0.14% तो है। और ऊंटनी का दूध भी दूध में गिना जाएगा तो उसमें तो है, यानी कि नगण्य तो हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लोहा, तो लोहा की भी नहीं है क्योंकि लोहा आप कह रहे हो कि सर लोहा नगण्य होता है, नहीं होता है, ऐसा आप कह नहीं सकते। लोहा तो होता है। अगर अपन पर्टिकुलर दूध की बात करते तो होता है क्योंकि बकरी के दूध में अपन ने पढ़ा है कि लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए बकरी के दूध का प्रयोग क्षय रोग के उपचार में यानी टीबी रोग के उपचार में किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूध को संपूर्ण खाद्य पदार्थ की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। अगला, दूध में 6 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। जैसे पहला है पानी, जल जो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है वसा, फिर प्रोटीन है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर खनिज लवण है और फिर विटामिन है। तो ये 6 प्रकार के जो पोषक तत्व है ये दूध के अंदर अवयव है पाए गए। जल हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, खनिज लवण हुआ और विटामिन हुआ। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए दूध में पाए जाने वाले अवयव हुए तो ये 6 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे। आप देखो मैंने आपको सारे नोट्स ऐसे उपलब्ध कराने की कोशिश करी है कि आपको, अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो आप डायरेक्ट लिखते चलो। मैं जो पढ़ा रहा हूं वही मैं नॉर्मली यहाँ पे नोट्सों के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, ताकि क्या होगा आपका कोई प्रश्न रहे नहीं और आपको सारे के सारे नोट्स आप लिखते चले। इसको पढ़ने के बाद डेयरी केमिस्ट्री के आप प्रश्न सोल्व करना। अगर आपका कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी आता है आप उसको सोल्व कर लोगे। ये बात आपको ज्यादा नहीं, आप जब पढ़ोगे ना आपको अपने आप पता लग जाएगा कि सर ये वाला प्रश्न भी मेरे मन में उठ रहा था, ये भी आ गया, ये पढ़ रहा था, ये भी आ गया, सब आ जाएगा। सिर्फ आपको आराम से इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना है और एक चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, कहां पे मैं नया प्रश्न बोला, उन सब प्रश्नों को आपको ऐड भी करना है साथ के साथ। देखो आगे जल आ गया दूध में, तो मैंने आपसे कहा था कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव कौन सा है, तो ये लगभग दूध में 80 से 90% होता है। किसी पशु के दूध में ज्यादा होता है पानी की मात्रा, किसी में कम होती है। वैसे सबसे ज्यादा जो पानी की जो मात्रा होती है वो गाय के दूध में लगभग 87% होती है। तो देखो सबसे भेड़ के दूध में सबसे न्यूनतम पानी होता है, लगभग 82% पानी होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो सबसे पहले दूध में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव कौन सा होगा, तो वो जल होगा। दूध में जल की मात्रा लगभग 80 से 90% होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो भेड़ के दूध में सबसे न्यूनतम पानी होता है 82%, जबकि बकरी के दूध में और इसमें गाय के दूध में सबसे ज्यादा होता है 87% पानी होता है।
याद रखना, जो पशु ज्यादा दूध उत्पादन करता है उसके दूध में पानी की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। जैसे एचएफ है, एचएफ पशु ज्यादा दूध उत्पादन करता है, एचएफ गाय जो होती है ज्यादा दूध उत्पादन, तो उसके दूध में पानी की मात्रा अन्य गायों के दूध की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। जैसे नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं, जैसे भैंसों में बात करते हैं, तो भैंसों में जो बदावरी जो भैंस होती है तो उसके दूध में पानी की मात्रा अन्य भैंसों के दूध की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि नॉर्मल दूध में वसा पाई जा रही थी 7, 7.5, 8, लेकिन बदावरी के दूध में लगभग 11 से 13%। अब मान लो वसा की मात्रा बढ़ेगी तो पानी की मात्रा घटेगी। प्रोटीन घट नहीं सकता, खनिज लवण घट नहीं सकता, विटामिन घट नहीं सकता, वो तो सेम जैसे थे वैसे रहेंगे दूध के अंदर, लेकिन वसा की मात्रा बढ़ेगी तो पानी की मात्रा अपने आप घटेगी और दूध अपने आप गाढ़ा होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, बकरी के दूध में पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, गाय और बकरी में। भैंसों में सबसे न्यूनतम पानी पाया जाता है बदावरी भैंस में, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। जिस पशु के दूध में वसा अधिक होती है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। मैंने आपको बताया कि बदावरी भैंस के दूध में अगर वसा की मात्रा ज्यादा है तो पानी की मात्रा क्या होगी, उसके अंदर कम होगी। गाय में एचएफ नस्ल के दूध में पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे दूध उत्पादन ज्यादा होगा तो उसमें पानी की मात्रा वैसे ही क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इस चीज को हमेशा याद रखना है आपको। एचएफ गाय है तो नॉर्मली क्या होगा कि फैट का निर्माण तो उतना ही होगा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो माना कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बढ़ सकती है, लेकिन वसा की मात्रा तो क्या होगी, घटेगी। इसीलिए तो आपने देखा दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल एचएफ है। तो लेकिन सबसे न्यूनतम वसा अगर आपने पढ़ी हो तो एचएफ नस्ल के दूध में 3.45% ही वसा पाई जाती है, जबकि नॉर्मल गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है लगभग 4.5 के आसपास होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे चलिए आप, वसा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वसा दूध का सबसे मुख्य अवयव है। दूध का मूल्य भी इसके निर्धारण पर ही होता है। अगर वसा ज्यादा है तो दूध महंगा बिकना है, वसा कम है तो दूध सस्ता बिकना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, ये सबसे मुख्य अवयव है। दूसरा पॉइंट यहां पे नहीं आया, उसका ये है कि मूल्य का निर्धारण, अगर दूध के मूल्य का जो निर्धारण होता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो वसा के द्वारा होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते जा रहा हूं साथ के साथ, तो आप साथ के साथ नोट करते रहना। दूध में मूल्य निर्धारण इसी के द्वारा होता है, वसा के द्वारा। दूध का सबसे मुख्य अवयव है और ये दूध का सबसे घटने और बढ़ने वाला पदार्थ है। देखो, आपने आज उसे खड़, बाट, तेल ये ज्यादा खिलाए तो दूध में वसा की मात्रा बढ़ेगी, हरा चारा आप बराबर मात्रा में खिला। लेकिन जैसे ही आपने खड़ बाट कम कर दिया, नॉर्मली होगा, तो उससे क्या होगा, दूध में वसा की मात्रा क्या होगी, घटेगी। यानी कि ये सबसे जल्दी और सबसे जल्दी घटने और बढ़ने वाला पदार्थ भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में वो कौन सा अवयव है जो घटने और बढ़ने का काम करता है, तो वो कौन सा होगा, वसा होगा। लगभग 55 से 60% ऊर्जा केवल वसा से आती है। हाँ, टोटल दूध पीने से जितनी ऊर्जा आती है उसमें से 55 से 60%, लगभग 50 से 60% जो ऊर्जा आती है वो तो अकेली वसा से ही आती है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, याद रखना है, ए, डी, ई, के। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं जो अभी अपन अवयव में ही पढ़ेंगे, जैसे बी और सी होता है जो जल में घुलनशील होते हैं, ए, डी, ई और के जो होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं। अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि खीस में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन ए है। वसा का श्वसन गुणांक होता है 0.7, और अगर यहाँ पे प्रोटीन का पूछा जाएगा तो आगे आएगा अभी, तो प्रोटीन का होता है 1 श्वसन गुणांक। उसके बाद दूध में वसा गोलिकाओं को जो आकार होता है वो 0.5 से 0.10 माइक्रोन होता है। याद रखना हमेशा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फटे हुए दूध का दही नहीं बनता है या ऊंटने के दूध का दही क्यों नहीं बनता है, तो ऐसा नहीं है। उन दोनों के दूध का दही इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो दोनों क्या होता है, उन दोनों में वसा गोलिकाएं जो आकार होता है वो 0.5 से 10 माइक्रोन से भी नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि अगर आपसे पूछा जाता है कभी भी एग्जाम में कि नॉर्मली ऊंटने के दूध का या फटे हुए दूध का दही क्यों नहीं बनता है, तो ये कारण है उसका, क्योंकि उसमें वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे कहा जाता है सेपरेटा दूध। क्या कहा जाता है, सेपरेटा दूध। और सेपरेटा दूध में वसा की मात्रा होती है 0.1 से लेकर 0.5% होती है। तो जिस दूध में वसा नहीं होती है उसे सेपरेटा दूध कहा जाता है। तो देखो, इसमें वसा की मात्रा 0.1 से 0.5% होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जब किसी भी पशु का आप दूध निकालते हो तो एक प्रथम दूध निकाला, एक अंतिम दूध निकाला। जैसे मान लो 5 लीटर दूध दे रही है
तो नॉर्मली क्या होगा कि आप ऐसा समझ लो कि लगभग वो 3 से 3.5 या 4 किलो तक तो दूध में वसा की मात्रा कम होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यानी कि अपन इतनी सी बात समझ सकते हैं कि प्रारंभिक दूध की अपेक्षा अंतिम दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रथम दूध में वसा की मात्रा कम होती है, जबकि अंतिम दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद आगे देखिए, वसा में नवंबर के माह में दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। नवंबर का जो महीना होता है उसमें दूध में वसा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज याद रखना कि पूरे वर्ष में, जैसे मान लो 12 माह में सबसे ज्यादा अगर दूध में वसा पाई जाती है तो नवंबर के माह में पाई जाती है। जैसे जैसे अगली बात है, जैसे जैसे पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, यानी कि दुग्ध काल बढ़ रहा है। आप ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो किसी भी पशु का प्रसव हुआ, वो दूध देना स्टार्ट किया, जैसे 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 अंतिम समय में उसके दूध सूखने का जैसे समय आएगा, लास्ट का 1 महीना या 1.5 महीना, तो उसके दूध में वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे दूध उत्पादन कम होता जाएगा उसमें वसा की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पशु का दुग्ध काल बढ़ता है उसमें वसा की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। याद रखना कि नॉर्मल क्या होता है कि जब जिस पशु का 3 से 4 प्रसव हो जाता है, तो अब अभी मान लो अगर मैं बोलूं कि दूध उत्पादन कब तक बढ़ता है, तो लगभग किसी भी दूध का, किसी भी नस्ल का जो दूध उत्पादन होता है वो लगभग 3 से 4 या 3 से 5 जो ब्यात होते हैं तब तक ही दूध उत्पादन बढ़ता है, और बाद में तो अपने आप क्या होता है, वो घटने लग जाता है। इसीलिए जब भी कोई भी डेयरी फार्म में पशुओं को पाला जाता है तो जो नस्लें रखी जाती है वो प्रथम बार ब्याई हुई रखते हैं या द्वितीय बार वाली रख लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वाली लाते नहीं है। क्योंकि मान लो अगर आप 4 साल वाली प्रसव वाली ला रहे हो जो 4 बार ब्याह चुकी है, तो आप 5वीं बार करोगे, 6ठी बार तो दूध उत्पादन बढ़ेगा नहीं, वो तो घटने का समय आ गया। इसलिए भी एक डेयरी फार्म में अच्छा दूध उत्पादन करने के लिए अपन उसको प्रथम ब्याह से लाते हैं या गाभिन को ही ले आते हैं, तो उसके बाद प्रसव भी वही होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी थी। उसके बाद आगे देखिए कि आपसे वसा के बारे में पूछा जा सकता है कि किस नस्ल के दूध में वसा ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें वसा ज्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थानी गायों में। तो राजस्थानी जो गायें होती है उनमें सबसे ज्यादा जो वसा होती है तो वो राठी गाय में होती है। राजस्थानी की नॉर्मल क्या होता है कि एवरेज अगर गाय के दूध की बात करते हैं तो 4.5% वसा होती है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थानी गायों में सबसे ज्यादा वसा किसमें होती है, तो होती है सबसे पहले राठी गाय में। राठी गाय में लगभग 5.5% या 5.3 के आसपास होती है। लेकिन अगर राठी ऑप्शन में नहीं आए तो रेड सिंधी ऑप्शन में आएगा, और ये दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है वो राठी गोल्ड। लगभग कभी भी ऐसा होता नहीं है कि दोनों ऑप्शन में आ जाए। इसमें आएगा तो ऐसे आता है कि राठी आएगा तो रेड सिंधी नहीं आएगा, रेड सिंधी आएगा तो राठी नहीं आएगा। वैसे तो यहाँ से प्रश्न तो क्या, अगर वसा में पूछा जाता है कि गायों में सबसे ज्यादा वसा किस में आती है, तो जर्सी गाय पूछी जाती है ओनली, जिसमें विदेशी गायों में 5.5% पाया जाता है। लेकिन अगर राजस्थानी में पूछे तो ये है। फिर मैंने आपसे कहा कि विदेशी गायों में सर्वाधिक जो वसा होती है वो जर्सी गाय में होती है, लगभग 5.5% के आसपास होती है। जबकि अपन बात करें कि विदेशी गायों में या विश्व में सबसे ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जिसके दूध में सबसे न्यूनतम वसा होती है, तो सबसे जो न्यूनतम वसा होती है वो एचएफ गाय के दूध में होती है, और एचएफ गाय के जो दूध में होती है वो होती है 3.45%। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो राजस्थानी गायों में सर्वाधिक जो वसा होती है वो राठी गाय के दूध में, राठी ऑप्शन में नहीं होने पर रेड संधि उत्तर माना जाएगा। विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा जर्सी गाय के दूध में पाई जाती है, जबकि सबसे न्यूनतम जो वसा होती है वो एचएफ गाय के दूध में पाई जाती है, 3.45% होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक वसा भैंस के दूध में होती है। अब देखो मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो किसके दूध में होती है, तो भैंस के दूध में होती है। भदावरी ऑप्शन में आएगा क्योंकि 11 से 13% होती है। कभी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक औसतन वसा, वो आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक औसतन वसा किसमें होती है, यानी एवरेज पेट किसमें होती है, तो एवरेज पेट में भेड़ माना जाएगा। क्योंकि भैंसों की अगर औसतन वसा की बात करते हैं तो 7.39% होती है, जबकि भेड़ में अगर अपन बात करते हैं तो भेड़ में लगभग 7.90% औसतन वसा पाई जाती है। तो देखो सर्वाधिक वसा अगर पूछे तो आपके भैंस के दूध में पाई जाती है। बदावरी भैंस में 11 से 13% होती है, जबकि सर्वाधिक जो औसतन वसा होती है वो भेड़ के दूध में पाई जाती है 7.90%। भैंस के दूध में औसतन वसा 7.39% पाई जाती है भैंस वाले में, जबकि भेड़ में कितनी थी 7.90। इसलिए हमेशा आंसर भेड़ आना चाहिए। 2013 में भी प्रश्न कंफ्यूजन हुआ था,
यूनिवर्सिटी वालों का देखो, मैं आपको बात बताऊं, यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है इनमें ये अपने हिसाब से प्रश्न का उत्तर कुछ भी मान सकते हैं, इसका नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक जो प्रूफ के साथ अगर अपन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें आपको बेड याद रखना है। बेड में 7.90% होती है, लेकिन बेस के अंदर जो होती है वो 7.39% होती है। ये चीज देखने के लिए आप एनसीईआरटी का खुद प्रूफ देख सकते हो। एनसीईआरटी में डेयरी केमिस्ट्री चलती है और उसमें एक पूरी टेबल बनी हुई है और उस टेबल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है। दही में वसा होती है 5 से 7%। अभी ये लेटेस्ट एग्जामों में पूछा गया था कि दही में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो दही में वसा की मात्रा होती है 5 से 7%। आइसक्रीम में वसा कितनी होती है, 12% होती है। कई बार एग्जामों में अगर 10 से 12 ऑप्शन में आ जाता है तो वो भी राइट है, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाता है 8, 10, 12, 14 तो 12 राइट है। उसके बाद आगे देखिए, ये रहा अगला, दूध का बनने वाला वो उत्पाद जिसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, यानी दूध का ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो वो घी है, क्योंकि घी में 99% वसा होती है, 0.5% नमी होती है और 0.5% स्वतंत्र वसा होती है जो सेपरेट है दूध के अंदर। जैसे मान लो 0.1 से 0.5% वसा होती है, वैसे ही घी के अंदर भी 0.5% तो नमी मान के चलिए आप, और 0.5% आप मान के चलिए स्वतंत्र वसा, और 99% उसके अंदर होती है वसा। और मक्खन के अंदर जो वसा होती है वो 80% होती है। उसके बाद आगे दूध में, अगर मान लो दुग्ध विज्ञान के अंदर अगर अपन पढ़े कि दूध में वसा का पता कैसे लगाओगे, तो दूध में वसा का पता लगाने के लिए 2 विधियां हैं, एक तो है बेबकोक और एक है गर्बर विधि। एक तो गर्बर विधि होगी, एक होगी बेबकोक विधि होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाती है वो गर्बर विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अब अभी अपन ने पढ़ा कि दूध में सबसे मुख्य मूल्य का निर्धारण किया, वसा ने किया, सबसे मुख्य अवयव वही है, सबसे ज्यादा घटने और बढ़ने वाला पदार्थ भी वही है। अपन ने बात करी कि ये लगभग कुल एनर्जी का 55 से 60% ऊर्जा अकेली वसा से आती है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली गायों के अंदर, भैंसों के अंदर सबसे ज्यादा किस्में थी, एवरेज फैट सबसे ज्यादा किस्में थी। अब अपन बात कर रहे हैं कि दूध में वसा का पता लगाएं, तो लगाएं कैसे, तो 2 विधियां अपने सामने आई, एक गर्बर विधि आई और एक बेबकोक विधि अपने सामने आई है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक मेथड अगर बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, तो इसमें गर्बर विधि आती है। तो सबसे पहले देखो गर्बर विधि के अंदर, अब देखो सबसे पहले गर्बर विधि में क्या किया जाता है। एक गर्बर विधि के अंदर नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं तो गर्बर जो विधि होती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से बल पर, अपकेंद्र, यानी सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उस पर काम करती है। फिर इसके अंदर एक यंत्र काम में लिया जाता है जो दूध में वसा का पता लगाता है, उसको बोलते हैं ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर यंत्र के अंदर 10.75 ml दूध काम में लेते हैं, 10 ml H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा जिसे बोलते हैं, और 1 ml लेते हैं एमाइल एल्कोहल। दूध को, H2SO4 को और एमाइल एल्कोहल को, तीनों को मिक्स करके और 1100 आरपीएम के हिसाब से 5 मिनट तक घुमाया जाता है। आरपीएम यानी राउंड पर मिनट। देखते हैं अपन सबसे पहले, यह सबसे उपयुक्त विधि है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। गर्बर विधि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। दूध में वसा का पता लगाने के लिए ब्यूटाइरोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, क्या क्या पदार्थ आप काम में लोगे, तो वो देखिए। सबसे पहले काम में लोगे आप दूध 10.75 ml लोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल आप 10 ml लोगे और 1 ml लोगे आप एमाइल एल्कोहल लोगे। फिर उसके बाद तीनों को मिलाकर 1100 आरपीएम के हिसाब से, 1100 आरपीएम के हिसाब से कितने मिनट तक घुमाओगे, 5 मिनट तक। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी 5 मिनट तक आप उसे घुमाओगे और 5 मिनट के बाद अपने आप दूध में वसा का पता लग जाएगा। तो ये चीजें को याद रखना है। एक बार 2019 के अंदर जेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि दूध में वसा का पता लगाने के लिए दूध की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, तो 10.75 ml काम में लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल कितना लेते हैं, 10 ml लेते हैं। एमाइल एल्कोहल कितना लेते हैं, 1 ml लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे देखिए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, दूध में 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, एक केसीन होती है और एक कैरोटीन होती है। केसीन जो प्रोटीन होती है वो लगभग 80% होती है, इसीलिए केसीन को अपन दुग्ध प्रोटीन भी कहते हैं। केसीन को क्या कहते हैं, दुग्ध प्रोटीन होते हैं। केसीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है और कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। अब गाय का दूध भी हो सकता है, घी भी हो सकता है, उसके पीले रंग का कारण कैरोटीन होगा,
और दूध का रंग अगर सफेद होता तो उसका कारण क्या होगा, केसिन होगा। अब देखो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो जो केरोटीन जो होती है, तो ऐसी एक प्रोटीन होती है इलास्टिन प्रोटीन, जिसका पाचन नहीं हो पाता है। इलास्टिन जो प्रोटीन होती है उसका पाचन नहीं होता है। सामान्य जो दूध में होती है 3.58 से लेकर 3.60% प्रोटीन पाई जाती है, जैसे गाय है और भैंस है। तो इसमें तो इनमें से जो प्रोटीन होती है 3.58 से 3.60%, इसमें लगभग 2 से 2.5% जो प्रोटीन होती है वो तो अकेली केसिन प्रोटीन ही होती है, और उसके अलावा अलग अलग प्रोटीन होती है। तो देखो सबसे पहले दूध में मुख्यतः केसिन प्रोटीन पाई जाती है, केसिन और केरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, केरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। दूध में केसिन प्रोटीन की मात्रा 80% होती है। केसिन को दूध प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। देखो कई बार आपसे पूछा जाए मिल्क शुगर कौन सी है, तो लैक्टोज, जिसे अपन अभी आगे पढ़ेंगे। तो वैसे ही कई बार पूछा जाता है कि जो दुग्ध प्रोटीन कौन सी है, तो दुग्ध प्रोटीन कौन सी है, केसिन है। जबकि 2 प्रोटीन मिली थी, केसिन और केरोटीन। उसके बाद दूध में केसिन प्रोटीन की कुल मात्रा 2 से 3%, लगभग 2 से 3% तो कुल प्रोटीन का लगभग यही होता है। उसके बाद प्रोटीन का शोषण गुणांक 1, प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से 98% पाचन हो जाता है। प्रोटीन का पाचन प्रणाली में कितने प्रतिशत पाचन हो जाता है, लगभग 97 से 98% उसका पाचन हो जाता है। अगला, दूध में बफर वैल्यू का कारण क्या है, प्रोटीन है। अगला, दूध अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में बफर वैल्यू का कारण क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। दूध में प्रोटीन का निर्धारण करने के लिए जेल्डोलोपाइनेस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूध में वसा का पता लगाने के लिए विधि कौन सी थी, तो गर्बर विधि थी। अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करी थी। ब्यूटाइरोमीटर नामक उपकरण अपन ने काम लिया था। दूध की मात्रा 10.75 ml थी। H2SO4 10 ml था। 1 ml एमाइल एल्कोहल था। तीनों को मिलाया 1100 RPM के हिसाब से अपन ने उसको 5 मिनट तक घुमाया था और दूध में वसा का पता लग गया था। यहाँ बात करते हैं दूध में प्रोटीन की मात्रा का पता लगाने के लिए जेल्डोलोपाइनेस विधि का प्रयोग किया जाता है। जेल्डोलोपाइनेस जो विधि थी, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, प्रोटीन के निर्धारण में। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जेल्डोलोपाइनेस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूध में प्रोटीन का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। भोजन में इलास्टिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, ये चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी को निम्न में से कौन सी प्रोटीन है जिसका भोजन में पाचन नहीं होता, तो वो इलास्टिन प्रोटीन आ जाएगी। सामान्य दूध में प्रोटीन की मात्रा 3.58 से 3.60% होती है, जबकि भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है 5.23%। देखो नॉर्मल दूध में 3.58% थी या 3.60% हो सकती है, लेकिन भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, 5.23% पाई जाती है। अगला जो कार्बोहाइड्रेट्स, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स लैक्टोज होता है। लैक्टोज डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। देखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के मुख्यतया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का एक अणु होगा वो मोनोसेकेराइड, 2 होगा उसके अंदर 2 होगा डाइसेकेराइड, 2 से 10 तक होगा पॉलीसेकेराइड। तो वैसे ये एक डाइसेकेराइड है लैक्टोज, जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। दूध इसी के कारण मीठा होता है। सामान्य अगर दूध बात करते हैं गाय के दूध में, तो गाय के दूध में इसकी मात्रा होती है 4.96%, यानी 4.96% होती है। भैंस के दूध में 5.48% होता है। दही में मीठापन जो होता है, लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो 4.5 से लेकर 4.7% होती है। तो ये सब चीजें आपको, और अगर ओवरऑल अगर बात करते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जितना भी दूध आपके पास है उनमें सबसे ज्यादा अगर नॉर्मली बात करते हैं सबसे मीठा दूध किसका होता है, तो मानव का होता है, क्योंकि मानव के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा होती है वो 6.90% होती है। तो देखो दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। ये एक डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ये दूध का सबसे कम घटने वाला पदार्थ है। देखो आप जानवर को कितनी शक्कर ही खिला दो, कितना ही गन्ना खिला दो, दूध जितना मीठा है उतना ही मीठा रहेगा। लेकिन याद रखना कि दूध में पाया जाने वाला जो अवयव लैक्टोज है वो अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है और लैक्टोज बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में। ये चीज आपको याद रखना है। लैक्टोज किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टोज अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है। ये डाइसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ये दूध का सबसे कम घटने बढ़ने वाला पदार्थ। ज्यादा घटने और बढ़ने वाला पदार्थ कौन सा पढ़ा था आपने, वो पढ़ा था आपने वसा। वसा ज्यादा बढ़ भी रही थी और घट भी रही थी।
अगला, लैक्टोज अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है और लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अगला देखो, सबसे मीठा दूध मानव का होता है, मैंने आपको बताया 6.98% होता है। गायों में सबसे मीठा दूध अगर बात करते हैं तो अपन साहिवाल का होता है। सामान्य दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.5% होती है। गाय के दूध में अगर अपन बात करते हैं तो 4.96, भैंस के दूध में बात करते हैं तो 5.48%, और दही में अगर अपन बात करते हैं तो 4.5 से 4.7। अब मैंने यहाँ भारतीय गायों में तो लिखा दिया आपको साहिवाल, लेकिन अगर विदेशी गायों में अगर आपसे पूछा जाता है तो ब्राउन स्विस, जिसका उत्पत्ति था स्विट्जरलैंड, तो विदेशी गायों में जो दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा उसके दूध में होती है। तो ये याद रखना है, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है, इसीलिए इसे मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। खनिज लवण, दूध में पाया जाने वाला जो खनिज लवण होता है, जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। दूध में कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि आयरन की कमी होती है। ये चीज याद रखना, दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कौन सा है? कैल्शियम फास्फोरस है। किसकी कमी होती है? तो आयरन जो नामक खनिज लवण होती है उसकी कमी होती है। दूध में जो खनिज लवण की मात्रा होती है वो 0.70 से लेकर 0.90% होती है, ये भी आपको याद रखना है। सामान्य दूध में आयरन की कमी, लेकिन बकरी के दूध में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, और बकरी के दूध में लोहा नामक खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए उसका प्रयोग टीबी रोग यानी क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला जो टीबी रोग होता है, जिसके अंदर सांस लेने में तकलीफ आती है, काशी चलती है जानवर को भी नॉर्मल, ये रोग क्या है? जूनोटिक रोग है। जानवरों से मनुष्यों में भी फैल सकता है और मनुष्यों से जानवरों में भी फैल सकता है, तो ये जूनोटिक रोग है, तो इस चीज का आपको याद रखना है। दूध में आयरन के खनिज लवण की कमी पाई जाती है, सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाया गया। दूध में खनिज लवण की मात्रा होती है 0.70 से 0.90% होती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला वसा में घुलनशील A, D, E के, जल में घुलनशील B व C हो गया, और दूध में विटामिन सी की कमी पाई जाती है, लेकिन ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। उसके बाद दूध में पाए जाने वाले मुख्य अवयवों के बारे में, जैसे कौन सा अवयव किसके अंदर पाया गया। सबसे पहला अपने पास दूध में आयरन की कमी होती है। दूध में आयरन की कमी होती है, दूध की अपेक्षा अधिक होती है। देखो नॉर्मली क्या कह रहा है वो आपसे, दूध में आयरन की कमी होती है, जबकि बकरी के दूध में आयरन की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक होती है। बकरी का दूध टीबी रोग के उपचार में उपयुक्त होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। अगला आ जाइए, दूध में विटामिन सी की कमी होती है, जबकि ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा सामान्य दूध से अधिक होती है। सामान्य जो दूध होता है वो विटामिन सी की मात्रा कम होती है, यानी नगण्य होता है, लेकिन अगर अपन बात करते हैं ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक होती है। ऊँटनी के दूध में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, और आपको ये भी पता होगा कि मुंह के अंदर लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन पाचन में भी योगदान करता है, भोजन में जो भी जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करता है। तो ऊँटनी के दूध में लाइसोजाइम एंजाइम इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन यानी कि डायबिटीज जो रोग हो जाता है, इंसुलिन क्या होता है कि अग्नाशय की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है, जो कि डायबिटीज को मेंटेन करने का काम करता है। तो डायबिटीज रोग के उपचार में भी ऊँटनी का दूध का प्रयोग किया जाता है। ऊँटनी के दूध का दही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य से कम होता है। मैंने आपसे कहा था, या तो फटे हुए दूध का भी दही नहीं बनता है और ऊँटनी के दूध का भी दही नहीं बनता है। इसका मुख्य कारण ये है कि उसके अंदर वसा गोलिकाओं का आकार सामान्य से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए, बकरी के दूध में कैप्रिक अम्ल के कारण गंध आती है। आपने देखा होगा बकरी के दूध में अजीब सी स्मेल आती है, गंध आती है, वो आती है कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। बकरी के दूध में सर्वाधिक पौष्टिक माना गया है। जितने भी दूध एक गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनमें अगर पीने के लिए प्रयोग करते हैं तो गाय, लेकिन अगर किसी बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर प्रयोग किया जाता है तो बकरी का दूध प्रयोग किया जाता है। पशु का जैसे जैसे दुग्ध काल बढ़ने के साथ साथ नॉर्मली क्या होता है कि जो भेड़ का दूध होता है उसमें क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। अगर आपसे पूछें कि किस पशु के दूध में क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, तो भेड़ के दूध में क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और जैसे जैसे पशु का दुग्ध काल बढ़ता है, जैसे मान लो दुग्ध काल बढ़ रहा है, तो उसमें भी क्लोराइड की मात्रा बढ़ने लग जाती है, उसमें भी क्या दूध हल्का हल्का सा खारा होने लग जाता है। अगला वसा। अब अपन पढ़ रहे हैं कि दूध में पाए जाने वाला जल पाया गया था, वसा पाया गया था, कार्बोहाइड्रेट्स पाया गया था, खनिज लवण था, विटामिन था। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा अवयव किस रूप में घुलनशील है दूध के अंदर। तो सबसे पहला आता है अपना वसा। तो वसा सस्पेंशन या निलंबन के रूप में या गोलिकाओं के रूप में
देखो निलंबन सस्पेंशन, निलंबन को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन बोला जाता है इंग्लिश में, या गोलिकाओं के रूप में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले वसा पाया जाता है तो याद रखना, आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि आपको निलंबन सस्पेंशन ही देके और गोलिकाएं दे रखा हो, अगर आपने ए और सी वाला ऑप्शन नहीं देखा हो तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों राइट है इसमें, निलंबन सस्पेंशन आ जाएगा या गोलिकाओं के रूप में आ जाएगा। प्रोटीन आ जाएगा कोलाइडल के रूप में, प्रोटीन क्या होगा, कोलाइडल के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज लवण होगा घुलनशील सॉल्यूशन के रूप में। देखो इसके अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहली बात है ये एक गिलास है, इस गिलास के अंदर दूध रखा हुआ है, समझने की कोशिश करना है, इस गिलास के अंदर दूध रखा हुआ है। अब इसमें दूध में जल भी होगी, वसा होगी, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, खनिज लवण होगा और विटामिन होगा। अब अपन को पढ़ना है कि इसमें किस रूप में कौन सा अवयव घुलनशील होगा, किस रूप में होगा, वो अपन को बात करनी है। तो सबसे पहला देखो 6 अवयवों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला अवयव कौन सा है, वसा है, तो वसा को उठाओ। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा उसी के बारे में सस्पेंस होता ही नहीं होता, अपन को सस्पेंस होता है कि यार ये टॉपर है तो ये 90 तो लेके आ जाएगा ना, 100 में से 100 तो बना लेगा ना, सस्पेंस रहता है अपन को। तो सबसे ज्यादा जो सस्पेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट अवयव के बारे में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अवयव कौन सा है, आपका वसा है। तो यानी कि सस्पेंशन यानी हो गया आपका वसा, सस्पेंशन को बोलते हैं निलंबन और उसको बोल रहे हैं अपन गोलिकाओं के रूप में। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, इस गिलास के अंदर कभी ऐसा होगा कि आधा जल हो, आधे गिलास के अंदर दूध, इसके अंदर दूध भर रखा है अपन ने, तो कभी भी ऐसा होगा कि आधे दूध में जल ज्यादा और आधे में कम हो, नहीं होगा, दो बराबर होगा। कभी भी ऐसा होगा आधा दूध मीठा हो आधा फीका हो, नहीं हो सकता, या तो पूरा दूध ही मीठा होगा या पूरा ही फीका होगा। खनिज लवण भी बराबर मात्रा में होंगे, विटामिन भी बराबर मात्रा में होंगे, यानी ये चारों चीजें जो भी है वो बराबर मात्रा में उसके अंदर घुली हुई है, तभी तो सारे दूध में पाई गई। तो यानी कि ये चारों के चारों हो जाएंगे घुलनशील। तो अब अपना वसा हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स हो चुका है, खनिज लवण हो चुका है और विटामिन हो चुका है, जल हो चुका है। अब अपना बचा प्रोटीन, तो अब जो भी बचा वो सब प्रोटीन को दे दो। अब जो भी बच रहा है वो सब किसको दे दो, प्रोटीन को दे दो। तो को से क्या हो जाएगा, कोलाइडल, को से क्या हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा। तो ये अपने दूध के 6 अवयव थे जो अपन ने याद करे। सबसे ज्यादा सस्पेंस आपको जब से निलंबन जो था वो किसके बारे में था, वसा के बारे में था। कौन कौन सी चीजें घुली हुई थी, जल घुला हुआ था, खनिज लवण घुला हुआ था, विटामिन घुला हुआ था और लैक्टोज की मात्रा भी घुली हुई थी। बचा आपका कौन सा, प्रोटीन। अब जो भी बचा है वो सब किसको दे दो, प्रोटीन को दे दो। तो इससे आपके इधर दूध में पाए जाने वाले अवयवों की घुलनशीलता का प्रकार भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अवयवों से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई किससे, 1 ग्राम वसा से। जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है अपन को 4.1 किलो कैलोरी। तो अब अगर अपन बात करते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन व 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से कितने गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो होगी 2.25 गुना। तो देखो सबसे पहले 1 ग्राम प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट्स आया, ऊर्जा कितनी मिली दोनों से आपको, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1। यहाँ आ जाओ 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन वो कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से आपको कितनी गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 2.25 गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपका दुग्ध विज्ञान का पहला चैप्टर था जो खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे खोआ, मावा, दूध के अन्य उत्पादों के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।